दोस्तों नमस्कार। जब तक तुम जीते नहीं तब तक हम हारे नहीं। बिल्कुल यही अंदाज कोलकाता से लेकर चेन्नई तक और गुवाहाटी से लेकर तिरुवनंतपुरम तक दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सब के बीच यही रात अंतिम, यही रात भारी, ये सबसे ज्यादा असर कोलकाता में करता हुआ दिखाई दे रहा है। बात गुवाहाटी की करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने में शायद ही किसी को संदेह हो। बात यदि तिरुवनंतपुरम की करें तो केरल में यूडीएफ की यानी कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार बनने में शायद ही किसी को संदेह हो। और बात यदि चेन्नई की करें तो तमिलनाडु में स्टालिन की वापसी में शायद ही किसी को संदेह हो। लेकिन लोकतंत्र है, चमत्कार होते रहते हैं। लेकिन जहां सबसे ज्यादा गोदी मीडिया बनाम रियल मीडिया के बीच की जंग पूरा बंगाल चुनाव में एक दूसरे के आमने सामने आकर एनालिसिस से लेकर के जनमत के बीच तक तब्दील होता हुआ दिखा, वो तब्दीली क्या कल जनमत में भी दिखाई देगी? सबसे ज्यादा नजरें कोलकाता पर है। वहां ईडन गार्डन में कोई टेस्ट मैच नहीं हो रहा, वहां उससे ज्यादा बड़ा मैच हो रहा है जिसमें आज जिस तरह से ममता बनर्जी के भतीजे और डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी ने जिस अंदाज में बात की, वो अंदाज काफी कुछ बदले हुए माहौल को बयां करता हुआ नजर आया। अभिषेक बनर्जी ने साफ साफ कहा कि गुजरात गैंग को एक जन्म तो क्या 10 जन्म लग जाएंगे तब भी बंगाल उनके हाथ नहीं आएगा। सवाल यह है कि यह कॉन्फिडेंस अभिषेक बनर्जी को कहां से आया, जबकि उनके संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत एक विधानसभा सीट फाल्टा का चुनाव रद्द कर दिया गया है। वहां दोबारा वोटिंग कराई जाएगी सरकार बनने के बाद। सवाल यह भी उठता है कि भाजपा नेता पीयूष गोयल को यह कॉन्फिडेंस कहां से आया कि वो सरकार बना रहे हैं। और सवाल यह भी उठता है कि जांच एजेंसियों से लेकर लोकतंत्र के अंपायर कहे जाने वाले आयोग तक यदि वोटर लिस्ट का नाम काटने वाले मुद्दे को लेकर के एक तरफा फैसले करते हुए नजर आए, 27 लाख के करीब बंगाल के वोटर्स को वोट डालने से सीधे सीधे रोक दिया जाए, उनका नाम हटा दिया जाए, उसके बाद भी अगर ममता बनर्जी के बारे में खबरें आ रही है कि उनकी सीटें 190 से 230 के बीच भी जा सकती है, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस है या ये बंगाल के जनमत की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, ये कल सुबह से 8:30-9 बजे से पता लगना शुरू हो जाएगा। कल शेयर बाजार भी खुलेगा, सेंसेक्स और निफ्टी पर भी लोगों की नजर होगी। यानी एक तरफ दलाल स्ट्रीट के नजारों को देखने के लिए लोग उत्साहित होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ कोलकाता से दलाल स्ट्रीट को प्रभावित करने वाला जनमत रुझान के रूप में जिस तरह से सामने आना शुरू होगा, उसके बाद तय मानिए कि जिसके लिए यानी मोदी शाह के लिए अभिषेक बनर्जी गुजरात गैंग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्या वाकई गुजरात गैंग बंगाल पर कब्जा जमाने की कोशिश में फेल हो चुका है? आज की तारीख में ज्यादा कुछ कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर के बदले हुए हालात को तो शुवेंदु अधिकारी के बदले हुए अंदाज से भी बहुत कुछ संकेत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कल शुवेंदु अधिकारी मीडिया के सामने आए और बहुत दिनों के बाद मैंने सुना कि वो ममता जी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अन्यथा कभी वो ममता, तो कभी ममता बानो, तो कभी ममता बेगम, इस तरह के शब्दावलियों से ममता बनर्जी को विभूषित करते रहे हैं। लेकिन बदला हुआ अंदाज, विनम्रता की प्रतिमूर्ति दिखाने की कोशिश राज्य में आने वाले जनादेश की स्वीकारोक्ति तो नहीं है। शपथ ग्रहण को लेकर भाजपा के लोग जो दावे 2 दिनों पहले तक कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आ सकते हैं, अब वे दावे चुप्पी में बदल गए हैं। अब दावों के सामने नए तरह के दावे आ रहे हैं और वो दावे टीएमसी की तरफ से। लेकिन अभिषेक बनर्जी से लेकर टीएमसी के दूसरे नेता जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, सयोनी घोष जिस अंदाज में विक्ट्री को अभी से सेलिब्रेट करने वाली मुद्रा में दिखाई दे रही है, और ममता बनर्जी जिस अंदाज में चौथे जनादेश को विनम्रता से स्वीकार करने की भाव भंगिमा बनाती हुई नजर आ रही है, उसके पीछे के असर क्या है? दरअसल बंगाल की पुलिस के पास भी अपनी एक रिपोर्ट होती है। पूरे देश में कहीं भी चुनाव होता है तो सबसे पहले 2 जगहों से रिपोर्ट आती है। एक जो बूथ के अंदर लोगों के वोटिंग ट्रेंड को सरकारी कर्मचारी देखते हैं, और दूसरा जो बूथ के बाहर खड़े होकर पुलिसकर्मी या अर्धसैनिक बलों के जवान
जो ऑब्जर्व करते हैं कि आखिर हवा किस तरफ बह रही है। अभिषेक बनर्जी के दावे के पीछे जो बंगाल के स्थानीय पत्रकारों से मेरी बात हुई, तो वो बात जो बता रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि स्थानीय पुलिस और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट अभिषेक बनर्जी को मिल गई है कि ममता बनर्जी की सीटें 200 प्लस जा सकती हैं। अब ये बात अभिषेक बनर्जी की है। मैंने भी मास्टर साहबों से कुछ दिन पहले 29 तारीख को और उसके पहले 23-24 तारीख को भी मैंने जानकारी ली थी, तो यही बात लगातार सामने आई कि टीएमसी 190 पार जा सकती है। हालांकि पिछली बार टीएमसी 215 थी, 3/4 बहुमत पर थी। वो आंकड़ा वो फिर से छू पाएगी या नहीं छू पाएगी, या उससे आगे निकल जाएगी या पीछे रह जाएगी, इस पर किसी ने स्पष्टता के साथ कोई बात नहीं कही, कोई दावे नहीं किए। लेकिन ममता बनर्जी 2/3 बहुमत के आंकड़े को पार कर रही है, ये बात आम तौर पर इलेक्शन ड्यूटी में लगे हुए लोगों ने निजी तौर पर स्वीकार की। अब सवाल ये उठता है कि कोलकाता में परिस्थितियां भाजपा के अनुकूल रही तो क्या होगा, और कोलकाता में परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के यानी मोदी शाह के खिलाफ चली गई तो क्या होगा। अगर कोलकाता में परिस्थितियां बीजेपी के अनुकूल रही, जिसे आमतौर पर लोकतंत्र की भाषा में चमत्कार ही माना जाना चाहिए, क्योंकि माहौल आपके खिलाफ हो, डेमोग्राफी आपके खिलाफ हो, क्षेत्रीय भावनाएं आपके खिलाफ हो, और फिर भी आसमान से ओले की शक्ल में कहीं वोट आकर के गिर गए हो, तो वो अलग बात है। उस चमत्कार को भी स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की परिपाटी धांधलियों को, पारदर्शिता के को दबाने के नाम पर और बहु बेटियों की इज्जत के नाम पर जोड़ करके जब आयोग के मुखिया की तरफ से ही बताई जाती है, तो उस स्थिति में स्वीकार करना ही बेहतर होता है। वही दूसरी परिस्थिति कि भारतीय जनता पार्टी वाकई अगर जीत करके आ रही है, चाहे वो धांधलियों से जीते या स्पष्ट जनादेश जैसे भी लेकर के आए, असर क्या होगा? असर बंगाल में बहुत ज्यादा हो या ना हो, असर राष्ट्रीय स्तर पर जरूर होगा। राष्ट्रीय स्तर पर असर यह होगा कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के कंधे झुकेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर असर यह होगा कि चंद्रबाबू नायडू की बार्गेनिंग पावर घटेगी, और राष्ट्रीय स्तर पर असर यह होगा कि नीतीश कुमार की मर्जी से बिहार में मुख्यमंत्री और सत्ता को चलाया नहीं जाएगा। एक नाथ शिंदे को कोई पूछने वाला जो फिलहाल महाराष्ट्र में दिखाई नहीं देता, तब दिल्ली और गुजरात लॉबी या अभिषेक बनर्जी के शब्दों को उधार लेकर कहे तो गुजरात गैंग में भी उनकी अहमियत खत्म हो जाएगी। मोटे तौर पर राहुल गांधी समेत पूरे इंडिया गठबंधन के लिए 2029 का स्पेस किसी बहुत बड़ी सुनामी, राजनीतिक सुनामी के भरोसे ही लड़ना होगा, अन्यथा सामान्य चुनाव की स्थिति में नहीं बचेगा अगर बीजेपी बंगाल में जीत कर आई तो। अब जरा इसके उलट परिस्थितियों को देखते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी बंगाल हारती है, जिसकी संभावना सबको बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, सिवाय दलाली करने वाले सिस्टम के साथ जुड़कर एग्जिट पोल बनाने वाले लोगों को अपवाद के तौर पर देखें, तो उन्हें छोड़ करके जिस तरह से बंगाल से खबरें आ रही है उसके मुताबिक जनादेश आता है, कलकत्ता में टीएमसी एक बार फिर से चौथी सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। उस परिस्थिति में परिस्थितियां अभिषेक बनर्जी के मुताबिक जो गुजरात गैंग है, उस गुजरात गैंग के लिए बेहद मुश्किल होने वाली है। मोदी शाह के लिए एक तरफ अपने गठबंधन को संभालना मुश्किल होगा, वहीं दूसरी तरफ गठबंधन सहयोगियों के बीच मौके पर चौका लगाने वाली परिस्थितियां ज्यादा सामने आएंगी। मौके पर चौका लगाने की स्थिति में फिलहाल 2 सहयोगी दल दिखाई दे रहे हैं, जिनके हाथ से मुख्यमंत्री की कुर्सी को एक तरह से छीन लिया गया है। 7 सांसदों वाले एक नाथ शिंदे और 12 सांसदों वाले नीतीश कुमार, महाराष्ट्र से बिहार तक के सहयोगी दल मौके पर चौका मारने की स्थिति में इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होने की हद तक चले जाएं, किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन उससे भी ज्यादा मौका तो चंद्रबाबू नायडू के पास है, जो मौके की तलाश में इस देश की सियासत में सबसे बड़े उस्ताद माने जाते हैं। इतने बड़े उस्ताद कि जब मौका हाथ लगा तो अपने ससुर एनटी रामाराव की सत्ता को ही पलट दिया था। इतने बड़े उस्ताद जब अटल बिहारी वाजपेयी को दूसरी बार 13 दिनों में सत्ता की कुर्बानी देने की नौबत नजर आ रही थी, उस वक्त मंत्री पद ना लेकर लोकसभा की सदारत ही तृणमूल टीडीपी के सांसद के लिए ले ली थी। तो मौके पर चौका मारने वाली सियासत के सबसे बड़े उस्ताद चंद्रबाबू नायडू के लिए भी रास्ता खुलता हुआ नजर आएगा, और ये रास्ता खुलता हुआ तब नजर आएगा
और उसकी बिसात जहां से बिछी है वो तारीख 23 और 29 अप्रैल के चुनाव की नहीं है। कल यानी 4 मई के मतगणना की तारीख वो नहीं होगी, वो तारीख 17 अप्रैल की है। जब लोकसभा में लोकसभा एक्सपेंशन बिल यानी लोकसभा की सीटों की संख्या को बढ़ाने वाले विधेयक पर वोटिंग की नौबत आई, वो विधेयक गिर गया और उस वक्त 8-10 विपक्षी सांसदों की गैर मौजूदगी के बावजूद, गैर मौजूदगी इसलिए कि वो चुनाव में व्यस्त थे, इसके बावजूद इंडिया गठबंधन को जो 230 सांसदों ने इस बिल के विरोध में वोट डाल करके सरकार के मंसूबे पर पानी फेरा था, उस संख्या बल को 272 का संख्या बल ज्यादा नजदीक नजर आने लगेगा और उसके बाद की परिस्थितियां नरेंद्र मोदी के लिए राम भरोसे सरकार चलाने वाली होगी। क्या मोदी मध्यावधि चुनाव की तरफ भी बढ़ सकते हैं? सत्ता छोड़ना मोदी की फितरत में नहीं है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक यही देखा गया है। लेकिन सत्ता बचाने की कवायद में मध्यावधि चुनाव की बिसात तैयार कर देने का राजधर्म नरेंद्र मोदी ने 24 साल पहले गुजरात में भी निभाया था और उस राजधर्म को क्या वो दिल्ली में निभाने के लिए खुद को तैयार कर रहे होंगे? कलकत्ता बहुत बड़ा संदेश देने जा रहा है और कोलकाता से जो संदेश निकलेगा वो संदेश ईडन गार्डन या फिर चौरंगी लेन तक सीमित नहीं रहेगा। राइटर्स बिल्डिंग या नए सचिवालय जो हुगली पार बना हुआ है वहां तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वो संदेश दिल्ली में एनडीए के पार्टनर्स के लिए भी होगा। बंगाल के अंदर सिस्टम को एक तरह से एक तरफा बनाकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिशों में लगे हुए दिल्ली के उस सिस्टम के सामने भी नाक बचाने की जो चुनौती होगी, उस नाक बचाने की चुनौती में महाभियोग से लेकर उसके आगे की परिस्थितियां भी निर्मित होती हुई नजर आए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में संस्थाओं की शुचिता और संस्थाओं को लगातार सतत रूप से न्यूट्रल होकर, निष्पक्ष होकर काम करने की जो परिस्थितियां लोकशाही को मजबूत बनाती है, वो लोकशाही को मजबूत बनाने वाली ताकतें जब सत्ता के पीछे भीगी बिल्ली बनती हुई नजर आ रही है, उस स्थिति में ममता बनर्जी की बढ़ी हुई ताकत दिल्ली में क्या करेगी, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ममता बनर्जी की वजह से विपक्ष की बढ़ी हुई ताकत दिल्ली में मोदी शाह के साथ कौन सा खेल करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। अब तक पिछले 2 सालों की सरकार चलाने के बावजूद लोकसभा में जिस ढंग से लगातार किसी न किसी विधेयक पर वोटिंग हो रही है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के किसी चड्ढा को और किसी और सांसदों को भले ही तोड़ लिया गया हो, लोकसभा में कोई राघव चड्ढा इंडिया गठबंधन के भीतर से बीजेपी को नहीं मिला। लेकिन ममता बनर्जी के चुनाव जीतने का साफ मतलब है कि बंगाल से जो 12 सांसद बीजेपी के टिकट पर जीते हैं, उसमें करीब आधे दर्जन लोकसभा के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय बाय कर सकते हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी को 240 से 234-35 पर लाकर इंडिया गठबंधन की बराबरी में गिरा सकते हैं। और उस स्थिति में दिल्ली के अंदर सत्ता का खुला खेल फर्रुखाबादी यदि बिल्कुल गुजरात वाले अंदाज को उसी अंदाज से चुनौती देने की स्थितियों में खुद को पाता हुआ दिखाई दे तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सबकी नजर बंगाल पर है, ममता बनर्जी की पूरी तैयारी बंगाल पर है। यह सेमीफाइनल नहीं बल्कि फाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। और जब ममता बनर्जी की तैयारी वहां पर है, इन सब के बीच कांग्रेस का अभी से संकेत दिया जाना कि सरकार में बनाने की सूरत में वो ममता बनर्जी के साथ है, इसका विशेष महत्व कोलकाता के लिए नहीं दिल्ली के लिए होता है। एक बात तो साफ है, अगर चमत्कार नहीं हुआ, अगर जनादेश बंगाल के मिजाज के अनुरूप बिना किसी छेड़छाड़ के आया तो बहुमत का आंकड़ा ममता बनर्जी को लाने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर कोई चमत्कार हो गया, अगर किसी तरह का कोई चमत्कार सामने आया, तब भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुमत का आंकड़ा दूर नहीं होगा। लिहाजा कांग्रेस पार्टी के समर्थन और विरोध का बंगाल के विधानसभा में कोई महत्व नहीं है। दिल्ली के लिए वो महत्व ज्यादा बड़ा इसलिए है कि नरेंद्र मोदी की जगह कौन, ये कवायद जो 2024 से शिथिल पड़ी है, जनादेश के बाद राष्ट्रीय भावनाओं को समझने बूझने के बावजूद शिथिल पड़ी हुई है, उसमें सीधे सीधे गति मिल सकती है। मोदी की जगह नया पीएम चुनने की तैयारियों में ममता बनर्जी एक मजबूत कंटेंडर के तौर पर सामने आ सकती है। एक ऐसी नेता जिसके ऊपर इंडिया गठबंधन के भीतर किसी को विरोध करना मुश्किल हो जाए, और एक ऐसा चेहरा
जिसे स्वीकार करने के लिए चंद्रबाबू नायडू से लेकर एकनाथ शिंदे तक किसी के लिए ज्यादा सोचना ना पड़े। वो स्थितियां यदि बंगाल में कल निर्मित होती है तो सवाल यह भी उठता है कि ममता बनर्जी सीएम बनने के लिए कल के चुनाव नतीजों का इस्तेमाल करेंगे या पीएम बनने के लिए। फिलहाल इस सवाल को भविष्य के गर्भ में ही छोड़ते हैं, क्योंकि असल सवाल तो यही है कि कल बंगाल के अलग अलग जिलों से, स्ट्रांग रूम से जो खबरें आती है, कौन लीड ले रहा है और कौन उस लीड को नतीजे में तब्दील कर रहा है। और इसके बीच भी, इन सब के बीच ऑब्जर्वर, माइक्रो ऑब्जर्वर, स्पेशल ऑब्जर्वर और सुप्रीम कोर्ट तक जिस अंदाज में मामला पहुंचा, उसमें क्या काउंटिंग को भी प्रभावित करने की कोशिशें हो रही है। टीएमसी ने अपनी तरफ से दो दो हाथ करने की ठान ली, सत्ता के साथ भी और सिस्टम के साथ भी। और सत्ता और सिस्टम से दो दो हाथ करने की स्थिति में मामला जब क्लाइमेक्स पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा हो, तो निश्चित तौर पर यही माना जाना चाहिए कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। आज रात के बाद कल जो बंगाल की सुबह होगी, वो सुबह बंगाल की ही नहीं होगी, वो सुबह लुटियंस दिल्ली के लिए भी हो सकती है। थोड़ा इंतजार कीजिए और कल सुबह तक का इंतजार करते हैं कि परिणाम किसके पक्ष में जाता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।